नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स या सरल आवर्त दोलक के ऊर्जा स्तर का अध्ययन करेंगे। एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल जब आईआर रीजन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है तो एक सरल दोलक की भांति वो व्यवहार दर्शाता है। यानी जो मॉलिक्यूल है वो आईआर रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें वाइब्रेशन होगा, और वो वाइब्रेशंस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह होगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होता है? जैसे एक जो पेंडुलम है, अगर उसे हम एक निर्वात में रखते हैं जिस पर किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है, और इस पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा खींच के यहाँ जैसे हमने थोड़ा खींचा और इसको हम छोड़ देते हैं तो यह पेंडुलम लगातार एक निश्चित दूरी तक गति करता रहता है। इस तरह से ये इधर जाएगा, वापस इधर आएगा, यानी कंटिन्यूस ये पेंडुलम एक निश्चित दूरी तक दोलन करेगा और ये अनवरत दोलन करता रहेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन जो है वो घर्षण जो है वो जीरो है, यानी किसी भी प्रकार का प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है। तो ये एक सरल आवर्त दोलक होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। तो अगर हम एक सरल ध्रुवीय अणु लें जैसे HCl, तो HCl में H और Cl परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित होने से इनके मध्य एक स्थायी बंध बनता है, और एक स्थायी बंध बनने का अर्थ है कि दोनों परमाणु के मध्य जो है वो एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। यानी जैसे एक H और ये Cl है, तो ये दोनों के मध्य एक स्थायी बंध बनेगा और इनके मध्य की दूरी एक निश्चित दूरी रहेगी, एक फिक्स दूरी रहेगी जो अपरिवर्तित रहेगी। तो इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के जो प्रतिकर्षण बल है या इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल है उससे संतुलित हो जाता है। तो इस प्रक्रम में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और स्थायी बंध बनता है। तो इस दूरी को हम जो कहेंगे वो बंध दूरी कहलाती है। अब जो है बंध किस प्रकार से बनता है कि जैसे कोई दो अणु हैं, जैसे HCl की ही बात करें हम, H और Cl के अणु जब दूर दूर हैं, जब दो परमाणु दूर दूर हैं, तो जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो एक निश्चित दूरी पर इसका जो नाभिक है दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को आकर्षित करता है, और एक निश्चित दूरी पर दोनों नाभिकों के और दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य, यानी दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण और दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के मध्य प्रतिकर्षण जो है एक नाभिक के और दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। उस स्थिति में ये स्थायी अवस्था में होता है, और जो इन दोनों के मध्य की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? बंध कहलाएगी। ठीक है, इन दोनों के मध्य बंध दूरी कहलाएगी। अब हम एक जो HCl परमाणु है इसमें दोनों परमाणुओं को हम एक गोले के रूप में लें। जैसे एक द्विक परमाणु अणु है, इसमें एक परमाणु जिस दोनों परमाणु को हमने गोले के रूप में लिया, जिसमें एक गोला A है और दूसरा B है, और ये दोनों जो हैं इनके मध्य बंध को हम एक स्प्रिंग से व्यक्त करें तो स्थायी अवस्था में इन दोनों के मध्य की जो दूरी होगी उसे हम RE से व्यक्त करते हैं। RE मीन्स ये साम्यावस्था पर है, यानी RE R इक्विलिब्रियम, यानी दोनों की साम्यावस्था पर दूरी। ये एक नॉर्मल पोजीशन होगी, या हम इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और स्थायी अवस्था होगी। ठीक है, इस अवस्था में इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब हम, क्योंकि इससे एक स्प्रिंग, इसमें जो बंध है वो स्प्रिंग की तरह है, स्प्रिंग की तरह माना है, तो हम इसको स्ट्रेच करते हैं या खींचते हैं। खींचने पर
जो इनके मध्य की दूरी जो है वो बढ़ जाएगी, जिसे हम r से व्यक्त करते हैं। और जो इनका विस्थापन होगा उस विस्थापन के विपरीत दिशा में, यानी अगर इसका विस्थापन इन दोनों गोलों का विस्थापन बाहर की ओर हो रहा है तो इसके विपरीत दिशा में यानी अंदर की ओर रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानन बल लगता है। ठीक है, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विस्थापन के ये प्रत्यानन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है। अब जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इसकी ऊर्जा में जिसकी जो स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, या ये अस्थायी अवस्था में आता है और वापस पुनः अपने रिस्टोरिंग फोर्स के कारण पुनः अपनी स्थायी अवस्था में आने का प्रयास करता है। इसी तरह से अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, ठीक है, यानी कंप्रेस कर दें, दबा दें, तो इनके मध्य की जो दूरी है r वो कम हो जाएगी, r से कम हो जाएगी, और जो विस्थापन होगा वो अंदर की ओर हो रहा है, और जो प्रत्यानन बल है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो बाहर की ओर यानी विस्थापन के अपोजिट लग रहा है, F1 और F2। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, उसको हम x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस स्थिति में भी जो स्थितिज ऊर्जा, ये अणु अस्थायी होगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर हम ग्राफ देखें, इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, तो ये इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये जो बीच में एक डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आर को व्यक्त करता है, यानी इक्विलिब्रियम पर डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है। अब जब आर बढ़ती है, यानी बंध लंबाई बढ़ाते हैं, यानी स्ट्रेच करते हैं, जैसे हमने ये स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पर हम देखेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब वापस छोड़ेंगे तो अपनी पूर्व स्थिति में आएगा और इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी और एक स्थिति में इक्विलिब्रियम पर इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। इसी तरह से जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने पर बॉन्ड लेंथ घटेगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और जब वापस इसको रिलैक्स करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये अपने पूर्व स्थिति में आएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा पुनः घटकर न्यूनतम हो जाएगी। अब हुक्स के लॉ से जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानन बल है, वो विस्थापन के समानुपाती होता है। हमने विस्थापन देखा x है, या हम इसको डेल x से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जो प्रत्यानन बल F जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डेल x की। या हम ये कह सकते हैं कि F इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ हमने कांस्टेंट लगाया k, तो F इक्वल टू k डेल x है। यहाँ एक माइनस साइन लगा देते हैं हम, तो F इक्वल टू माइनस k डेल x है। यहाँ k एक स्थिरांक है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चिन्ह बताता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानन बल है, उसकी दिशा हमेशा विस्थापन के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसी कारण से हम इसे नेगेटिव साइन से व्यक्त करते हैं। यहाँ डेल एक्स बॉन्ड लेंथ में डिस्प्लेसमेंट है, अभी हमने देखा, और जो के है स्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जो स्प्रिंग की कठोरता का मापन है। ठीक है, अब एक कंपन करते हुए डायटोमिक अणु के दो परमाणु और ए और बी है, उसकी सहनती यानी उसका मास जो है हम m1 और m2 माने, तो जो बंध सामर्थ्य है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसको हम एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो दोनों परमाणु ए और बी साम्यावस्था बिंदु के इर्द गिर्द एक सरल आवर्त गति करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डॉटेड लाइन को हमने आर ई से व्यक्त करा, यानी ये इक्विलिब्रियम स्थिति में है। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, मान लो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस स्थिति में है, यानी अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, ये ए है और ये बी है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ये है। अब इसको स्ट्रेच करके इस पोजीशन पे लेके आते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट करता है, तो
यानी बी जो है इस आरी के इधर उधर वाइब्रेशन या कंपन करता है, यानी इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्व करके ये इसके आरी के इर्द गिर्द वाइब्रेशन करता है, यानी सरल आवर्त गति करता है, दोलन करता है। अब हम थोड़ी सी इसकी एनर्जी और बढ़ा दें तो अब ये इस एनर्जी लेवल पे जो आरी के इर्द गिर्द दोलन करेगा। तो इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा नियत रहेगा। अब हम फ्रीक्वेंसी को निकालें तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू हमारा क्या होगा, जो वाइब्रेशन कर रहा है मॉलिक्यूल उसकी फ्रीक्वेंसी यानी जो दोलन कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें तो न्यू इक्वल टू क्या होगा 1/2π√k/μ। यहाँ के फोर्स कांस्टेंट है और म्यू रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास को हम जानते हैं किस तरह से निकालते हैं, रिड्यूस्ड मास म्यू इक्वल टू m1m2/m1+m2। यहाँ m1 ए का मास और m2 पर एटम बी का मास है। अब जो फ्रीक्वेंसी है न्यू को हम वेव नंबर से व्यक्त करते हैं, तो वेव नंबर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सी का भाग दे देंगे। सी जो है क्या है, हमारी लाइट की वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन में सी का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, न्यू अपॉन सी इक्वल टू 1/2πc√k/न्यू। अब न्यू अपॉन सी इक्वल टू हमारा होता है वेव नंबर न्यू बार, तो न्यू बार इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1/2πc√k/न्यू सेंटीमीटर इनवर्स। फोर्स कांस्टेंट की सीजीएस में इकाई डाइन पर सेंटीमीटर और एसआई में न्यूटन पर मीटर होती है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो हम डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन के पद के रूप में देखें तो क्या होगी, वो होगी हमारी v, यानी हमने पोटेंशियल एनर्जी को v से व्यक्त किया तो v इक्वल टू हाफ kx²। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखें तो वो क्या होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी ∇² साइन अपॉन ∇x² प्लस 8π²m/h² EV माइनस हाफ kx² साइन इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो स्ट्रेचिंग पोटेंशियल एनर्जी है EV वो क्या होगी, वो हमें मिलेगी EV इक्वल टू V प्लस हाफ h न्यू, ठीक है। यहाँ V जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जो कि 1 2 3 4 डैश 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 होता है, यानी इसका मान 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, इस तरह से होगा। और न्यू जो है हमारी कंपन आवृत्ति या दोलन आवृत्ति हम कह सकते हैं, या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम इस इक्वेशन हमने अभी इक्वेशन देखी EV इक्वल टू V प्लस हाफ इंटू एच न्यू, ठीक है, ये इक्वेशन है। V यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी इक्वल टू क्या है V प्लस हाफ एच न्यू, ठीक है। अब अगर V इक्वल टू 0 पर, यानी V का मान हम इसका मान 0 रख दें तो E0 इक्वल टू हमारा होगा h न्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो शून्य नहीं होती है, ठीक है, यानी जो निम्नतम कंपन ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं होगी। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, परम शून्य ऊर्जा। इसका तात्पर्य हुआ कि अणु में परमाणु कभी भी परम स्थिर एब्सोल्यूट रेस्ट अवस्था में नहीं होते हैं,
ठीक है, कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होंगे, पूर्णतः स्थिर अवस्था में नहीं होंगे, एब्सोल्यूट या परम स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर परम स्थिर अवस्था में होंगे तो इसकी एनर्जी जीरो होनी चाहिए, जबकि कभी भी एनर्जी जीरो नहीं होती है। अब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊर्जा स्तर देखें। अभी हमने देखा कि E इक्वल टू हमारा क्या होता है, V प्लस हाफ एच न्यू। अब V इक्वल टू जीरो रखें, V इक्वल टू जीरो तो हमारा क्या हो जाएगा, ई जीरो या ई नॉट इक्वल टू हाफ एच न्यू हो जाएगा। इसी तरह से अगर V इक्वल टू वन लें तो V इक्वल टू वन रखने पर क्या होगा, वन प्लस हाफ या 3/2 एच न्यू हो जाएगा। तो E वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 एच न्यू। इसी तरह से V इक्वल टू टू रखें तो ई वी इक्वल टू क्या हो गया, 5/2 एच न्यू। तो ये इस तरह से V 0 1 2 3 4 5 6 पर ये ई वी जो कि एनर्जी लेवल होंगे। तो हम अगर पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड डिस्टेंस में कर्व प्लॉट करें तो वो इस तरह से आएगा। तो यह जो है जीरो एनर्जी लेवल पर ये V1 हो, उस पर एनर्जी क्या होगी, 3/2 एच न्यू। इसी तरह से V इक्वल टू 2 पर एनर्जी होगी 5/2 एच न्यू। V इक्वल टू 3 पर एनर्जी होगी 7/2 एच न्यू। और V इक्वल टू 4 पर होगी 9/2 एच न्यू। तो दो एनर्जी लेवलों के बीच की अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो होगा एच न्यू। इसी तरह से इन दोनों के बीच का हम निकालें तो वो एच न्यू होगा। तो हमेशा हम ये कह सकते हैं कि दो क्रमागत एनर्जी लेवलों के मध्य का जो डिफरेंस है वो हमेशा नियत यानी एच न्यू रहेगा। हम ये वास्तव में एच न्यू जो डिफरेंस है वो एच न्यू है, वो देखें कि दो पास के यानी क्रमागत ऊर्जा को कंपन क्वांटम संख्या न्यू और न्यू प्लस वन से व्यक्त करें। यानी दो एनर्जी लेवल पास के एनर्जी लेवलों की कंपन क्वांटम संख्या V जो है वो V और V प्लस वन से व्यक्त करें तो एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ई वी इक्वल टू V प्लस वन प्लस हाफ एच न्यू माइनस V प्लस हाफ एच न्यू। या हम इसको और सॉल्व करें तो ई वी इक्वल टू क्या हो गया, ये V इंटू एच न्यू तो क्या हो गया, एच वी न्यू। इसी तरह से वन प्लस एच न्यू तो ये एच न्यू प्लस हाफ एच न्यू माइनस एच वी न्यू माइनस हाफ एच न्यू। अब हम एच न्यू से हाफ एच न्यू से हाफ एच न्यू कैंसिल हो गया, एच वी न्यू से एच वी न्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, डेल ई वी इक्वल टू एच न्यू। तो हमने अभी यहाँ देखा कि दो क्रमागत यानी दो पास के ऊर्जा स्तरों के मध्य जो अंतर होगा वो क्या होगा, एच न्यू। अब हम सिलेक्शन रूल देखें, चैन नियम। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, या हम हार्मोनिक सन्निकटन में एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊर्जा स्तरों के लिए विभिन्न कंपन स्तर में एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण या ट्रांजिशन के लिए। अब ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में हम जैसे ये देखें तो ये एनर्जी लेवल है, तो ये V इक्वल टू 0, ये V इक्वल टू 1, ये V इक्वल टू 2, ये V इक्वल टू 3। तो हम देखें कि जो ट्रांजिशन है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर पॉसिबल है। इसी तरह से V1 से V2 पर पॉसिबल है, इसी तरह से V2 से V3 पर पॉसिबल है, लेकिन V0 से सीधा V2 पर पॉसिबल नहीं है, या हमें कहे V1 से सीधा V4 पर पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो हम सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल V इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी ऊर्जा को अवशोषित करके वो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है और नीचे वाले ऊर्जा स्तर में भी आ सकता है। तो ट्रांजिशन का मतलब यहाँ एक से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदना नहीं है, बल्कि वाइब्रेशन है कि पहले वी इक्वल टू 0 लेवल पे एनर्जी लेवल का वाइब्रेशन था, अब इसका वाइब्रेशन और बढ़ गया, यानी एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 में ट्रांजिशन हो गया। इसी तरह से और तेजी से वाइब्रेशन करेगा तो एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल
टू में ट्रांजिशन हो गया, तो ये ट्रांजिशन का अर्थ हमारा ये है। तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है? सिलेक्शन रूल कहता है डेल वी इक्वल टू +-1, अर्थात ऊर्जा को ग्रहण करके पहले एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकता है, या दूसरे एनर्जी लेवल से ऊर्जा रिलीज करके पहले एनर्जी लेवल में आ सकता है। तो ट्रांजिशन केवल एक से दूसरे ऊर्जा स्तर में ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एक से तीसरे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन कर जाए, चौथे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन कर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, फॉरबिडन है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन रूल या संगत चयन नियम है। थैंक यू।